जेल में ऐसी कैदी औरत जिसने बगैर हम बिस्तरी के 7 साल में 14 बच्चे पैदा कर दिए, और वो हर साल 2 बच्चे कैसे पैदा करती, ये वजह जानकर आपकी चीखें निकल जाएंगी। मैं उस औरत की फाइल अपने सामने खोलकर बैठी थी जिसे जेल में हर कोई शब्बों के नाम से पुकारा करता था। कैदी नंबर 248, जिसका पूरा नाम शबाना लियाकत था। जैसे ही मैंने उसकी फाइल पढ़नी शुरू की, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जो कुछ उसकी फाइल में दर्ज था वो पढ़कर मैं अपनी जगह हैरान रह गई थी कि बज़ाहिर एक जवान और खूबसूरत नजर आने वाली औरत बहुत ही शातिर मुजरिमा थी, जो 14 बच्चों की माँ थी। और जिस बात ने मुझे हैरान किया था वो उसका गैर शादीशुदा होना था। उसकी फाइल में वाज़ेह तौर पर लिखा था कि वो एक गैर शादीशुदा 14 बच्चों की माँ है, जिसने 7 सालों में 14 बच्चे जन्म देकर एक अनोखा कारनामा सर अंजाम दिया है। इसी बात ने मुझे हैरान होने पर मजबूर कर दिया था कि जब उसकी शादी नहीं हुई तो फिर 14 बच्चे किसने थे। जिस जुर्म में वो सजा काट रही थी वो भी इंतहाई भयानक थी। और इससे भी ज्यादा अजीब बात ये थी कि ये औरत पिछले 9 साल से इसी जेल में कैद थी, और ये जेल सिर्फ और सिर्फ औरतों का जेल था। यहाँ से किसी मर्द का कोई ताल्लुक नहीं था, यहाँ तक कि यहाँ मौजूद अमला भी औरतों पर ही मुश्तमिल था। और कोई नहीं जानता था कि शबाना उर्फ शब्बों ने ये 14 बच्चे बगैर मर्द के कैसे पैदा किए हैं। यही बात जानने के लिए मैंने अपने सारे ज़रूरी कामों को तर्क करके पहले शबाना की फाइल को अच्छी तरह स्टडी किया और फिर उसे एक अलग कोठरी में बुलाकर अपने सामने बिठा लिया। मैं पूरी तरह चौकन्ना थी, क्योंकि इस तरह की मुजरिम माएँ आम औरतों की तरह नहीं होती, बल्कि वो कभी भी कुछ भी कर जाती हैं। और अपनी 15 साला नौकरी में मुझे इस बात का बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा हो चुका था। शब्बो मुझे देख के मुस्कुराते हुए कहने लगी, मैडम साहिबा, आपको मुझसे ऐसा क्या काम पड़ गया है जो आपने मुझे तन्हाई में बुला लिया है। मेरी नज़र उसके पेट पर थी, जिसको देखकर मैं बता सकती थी कि वो कम से कम 7 महीनों से हामला थी। शबाना ने मेरी नज़रों की तपिश को महसूस किया तो हंसते हुए कहने लगी, अच्छा तो आपको मेरे हमल में दिलचस्पी है। इस अंधेरी कोठरी में उसकी हंसी बहुत भयानक मालूम हो रही थी। मैंने सख्ती से कहा कि मुझे ज्यादा कुछ नहीं जानना, सिवाय इसके कि जब तुम शादीशुदा नहीं हो तो फिर तुमने 14 बच्चे कैसे पैदा कर लिए हैं, और वो भी इस काल कोठरी में रहते हुए, जहां किसी मर्द का तो दूर हवा का भी गुजर मुमकिन नहीं। और अब जो बच्चा तुम्हारे पेट में है उसका बाप कौन है। मेरे सवालों का जवाब देने के बजाय शबाना एक दफा फिर खुलकर हंसी। ऐसा लग रहा था जैसे उस पर हंसी का दौरा पड़ गया हो। कांस्टेबल ने मेरे अकेले यहाँ आने से पहले ही मुझे खबरदार किया था कि शब्बो एक नफ्सियाती औरत है और जेल में हर कोई उससे दूर रहता है, यहाँ तक कि उसे कोई अलहदा कोठरी में भी इसलिए रखा जाता है कि वो किसी को नुकसान ना पहुंचा दे। पुरानी जेलर का भी उसने बुरी तरह सर फाड़ दिया था और उसके सर पर 10 टांके आए थे, और जैसा जुर्म करके वो यहाँ तक पहुंची थी वो किसी भी हद तक जा सकती थी। काफी देर तक हंसते रहने के बाद जब उसकी हंसी रुकी और कोठरी में सन्नाटा छाया तो मैंने उसे कहा कि तुम्हारी हंसी के दौरे मुझे मेरे सवालों से नहीं रोक सकते। मुझे सीधी तरह मेरे सवालों का जवाब दो। आखिर तुम किस तरह हामला हुई हो और तुम्हारे बच्चों का बाप कौन है। तुम किस तरह मर्दों के साथ ताल्लुक कायम करती हो, आखिर मुझे भी तो कुछ पता चले। जब मेरी सख्ती में कोई कमी ना हुई तो शबाना मेरे करीब आई और मेरे कान के करीब आहिस्ता से अपना मुंह रख के धीमी आवाज में कहने लगी, सच सच बताऊं, यकीन करो कि उस लम्हे मुझे वाकई वो कोई पागल औरत मालूम हुई। एक लम्हे के लिए तो मेरी रीढ़ की हड्डी भी सनसना उठी थी, क्योंकि वो मेरे हद से ज्यादा करीब थी और जसामत में मुझसे कहीं ज्यादा लंबी चौड़ी। और उसकी फाइल पे दर्ज उसके कारनामों ने मुझे पहले से ही बहुत ज्यादा चौकन्ना किया हुआ था। मैंने अपने आप पर काबू पाते हुए सख्ती से कहा कि हाँ, मैं सिर्फ और सिर्फ सच ही सुनना चाहती हूँ, क्योंकि झूठ से मुझे नफरत है, और अगर वो मुझे सच बताएगी तो मैं उसकी जान बख्श दूंगी, वरना उसे मेरे अताब का शिकार होने से कोई नहीं बचा सकेगा। उसने मेरी आंखों में आंखें डाली और बहुत आहिस्ता से कहा कि मैं कुंवारी हूं और मेरा किसी मर्द से कोई ताल्लुक नहीं है, यही सच है।
शबाना की बात सुनकर मुझे शदीद गुस्सा आ गया, क्योंकि मेरे सामने वो हामला खड़ी थी और मेरे मुंह पर सच के नाम पर झूठ कह रही थी। मैंने एक जोरदार तमाचा उसके मुंह पर लगाया और कहा कि तो फिर ये बच्चा किसका है जो तुम्हारे पेट में है? बिना किसी ताल्लुक के तुम हामला हो गई हो। थप्पड़ खाते ही वो दोबारा जोर जोर से हंसने लगी, और जब उसकी हंसी कुछ कम हुई तो कहने लगी, हाँ बिल्कुल, इसी तरह जैसे पहले मैंने 14 बच्चे पैदा किए हैं, अब फिर मैं बच्चा पैदा करने जा रही हूँ, और वो भी बिना हम बिस्तरी के। बात मुकम्मल होते ही उस पर दोबारा हंसी का दौरा पड़ा था, और मैं जानती थी कि ये औरत इतनी आसानी से कुछ भी बताने वाली नहीं है। मैं गुस्से के आलम में उसे कोठरी में छोड़कर बाहर निकल आई थी, जहां कांस्टेबल हिना मेरे इंतजार में खड़ी थी। वो मुझे देखते ही कहने लगी, मैडम साहिबा, मैंने तो पहले ही कहा था कि इसके मुंह ना लगे। पता नहीं ये जादूगरनी है या फिर कोई बहुत ही मक्कार औरत। ये कैसे हामला हो जाती है कोई नहीं जानता, जबकि ये तो अपनी कोठरी से बाहर भी बहुत कम निकलती है, और इसे ज्यादातर बंद ही रखा जाता है, क्योंकि कब इसको दौरा पड़ जाए किसी को खबर नहीं होती। मैंने तेज तेज कदम बढ़ाते हुए हिना से पूछा कि तुम यहाँ कितने अरसे से मौजूद हो। मेरी बात सुनकर उसने कुछ हिसाब लगाया और कहने लगी कि मैं 3 साल 4 महीने से यहीं मौजूद हूँ, और जब से मैंने शब्बो को इस तरह देखा है, मेरे सामने उसने 6 बच्चे पैदा किए हैं, लेकिन ना ही वो जेल से कभी बाहर गई है और ना ही उसे कोई मिलने के लिए आता है। फिर पता नहीं कैसे वो हामला हो जाती है, कोई नहीं जानता। शबाना से होने वाली मुलाकात और हिना की बातों ने मुझे शशपंच में मुब्तला कर दिया। कुछ तो ऐसा था जो नजर नहीं आ रहा था, लेकिन पस से पुश्त कोई बड़ी हकीकत पोशीदा थी, और जिसे जानने के लिए मुझे शबाना के माजी तक पहुंचना था। एक औरत होकर जो जुर्म उसने किया था वो कोई आम लड़की नहीं कर सकती थी, इसीलिए मैंने शबाना के माजी को कंगालने का फैसला किया था। लेकिन मुझे क्या खबर थी कि उसके माजी को कंगालने का कैसा भयानक सच मेरे सामने आने वाला है, और वो सच्चाई तक पहुंचकर मेरे अपने होश उड़ गए थे। मेरा नाम उस्मा है और मैं एक जेलर थी, और मामूल के मुताबिक सुबह सुबह अपने राउंड पर थी, जो मुझे जेल में आए ज़्यादा दिन नहीं गुजरे थे। मेरी पोस्टिंग बस कुछ दिनों पहले हुई थी, इसलिए मैं अभी यहाँ बहुत कम लोगों से वाकिफ थी, वरना मेरी आदत थी कि मैं एक कैदी पर नज़र रखती थी और जेल के सभी मामलात से वाकिफ रहा करती थी। मेरी नौकरी ऐसी थी कि बहुत ज़्यादा मैं सख्त मिजाज हो गई थी, मेरे अंदर से नरमी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, क्योंकि जिन औरतों से मेरा वास्ता पड़ता था वो सब की सब बहुत शातिर और सज़ा याफ्ता हुआ करती थी। उनके अंदर माँ बहन बेटी जैसे जज्बात मैंने कभी नहीं देखे थे। कोई अपने बाप को मारकर यहाँ तक पहुँचती, तो कोई अपनी औलाद को बेचकर, और इसलिए मेरा दिल भी उनको लेकर बहुत सख्त था। मैं अपनी नौकरी को लेकर बहुत ही ईमानदार और फ़र्ज शनास थी, इसलिए अपने डिपार्टमेंट में मेरी बहुत इज्जत थी, और जहाँ कहीं कोई गड़बड़ होती मेरी पोस्टिंग वहाँ कर दी जाती। और इस दफ़ा भी मैं पोस्टिंग होकर फैसलाबाद की उस जेल में आई थी जहाँ ख़तरनाक मुजरिमाओं को सज़ा के तौर पर रखा जाता था। ये जेल बहुत ज़्यादा बड़ा था, और आज मैं पहली दफ़ा इस हिस्से में आई थी जहाँ उम्र कैद की मुजरिमाओं को रखा गया था। इस हिस्से में ज़्यादातर बड़ी उम्र की औरतें मौजूद थीं, जिनके चेहरों पर सफाकियत साफ दिखाई दे रही थी। मैंने अभी तक इस जेल की मुजरिमाओं की फाइलें चेक नहीं की थी, इसलिए मुझे किसी के जुर्म के बारे में कुछ ज़्यादा खबर भी नहीं थी। मैं सभी पर नज़र डाल रही थी कि जब भी मेरी नज़र एक ऐसी मुजरिम माँ पर पड़ी जिसका पेट हद से ज़्यादा बढ़ा हुआ था, और ये देखकर मैं हैरान रह गई। और मैंने अपनी पिछले आने वाली कांस्टेबल से पूछा कि इस औरत को क्या हुआ है, तो उसने बताया कि ये उम्मीद से है। इतना तो मैं भी जान गई थी कि वो हामला है, लेकिन इस हालत में वो जेल के इस हिस्से में क्यों मौजूद थी, ये बात मेरे लिए हैरान कुन थी। वो कोई 35 साल की खूबसूरत और हसीन औरत थी, जिसके चेहरे पर जख्म के निशानात बता रहे थे कि वो कोई बड़ा गुनाह करके यहाँ तक पहुंची है, जिसके निशान आज भी उसके चेहरे पर वाज़े हैं। अमूमन मैं पहली ही नज़र में मुजरिमों को अच्छी तरह जान लिया करती थी, लेकिन कभी कभी कुछ चेहरे पहली नज़र में समझ नहीं आते थे, और उस औरत का चेहरा भी ऐसा ही था। मुझे लगा कि शायद वो कुछ दिनों पहले ही यहाँ आई है। यही सोचकर मैंने उससे पूछा कि तुम्हें यहाँ आए कितने रोज़ हो गए हैं, और कौन सा जुर्म करके तुम यहाँ पहुँची हो? कम से कम अपने पेट में पलने वाले बच्चे का ही ख्याल कर लेती। मेरी बात सुनकर वो जोर से हंसी और कहने लगी कि मैं तो पिछले 6 साल से यहाँ मौजूद हूँ, अब तो मुझे अपना जुर्म भी याद नहीं रहा।
उस औरत की बात सुनकर मैं दंग रह गई और कांस्टेबल से कहा कि क्या ये सच कह रही है? अगर ये 6 साल से यहाँ है तो फिर ये बच्चा किसका है? क्योंकि ये तो औरतों की जेल है और बगैर मर्द के ये कैसे हामला हो सकती है? मेरे सवाल के जवाब में कांस्टेबल ने कुछ भी ना कहा और वो मेरे पीछे ऐसे खामोश खड़ी रही जैसे उसे खुद भी इस बात की खबर ना हो। इससे पहले कि मैं उस औरत से मजीद कोई सवाल जवाब करती, मुझे बताया गया था कि मेरे दफ्तर में कोई मुलाकाती आया है। ये सुनकर मैं फौरन अपने दफ्तर में लौट आई। कुछ सरकारी लोग मुलाकात की गर्ज से आए हुए थे और मैं उनके साथ ऐसे मसरूफ हुई कि शाम के वक्त ही फारिग हुई और फिर मेरी ड्यूटी खत्म हो गई और मैं घर लौट आई। वो औरत, उसका हमल मेरे जहन से पूरी तरह निकल चुका था क्योंकि मेरे ऊपर काम का बोझ बहुत ज़्यादा था। मेरा ट्रांसफ़र उस जेल में इसलिए किया गया था क्योंकि यहाँ का निज़ाम दरहम बरहम हो चुका था। पुरानी जेलर ने कैदियों के साथ बहुत बुरा सलूक रखा हुआ था और इसी वजह से आए दिन इदारे को खबर में बहुत ज़्यादा बदनामी का सामना करना पड़ रहा था। वो वाकई यहाँ आने के बाद मुझे एहसास हुआ कि यहाँ सब कुछ उलट पुलट था और कोई भी चीज़ अपनी जगह पर नहीं थी। यहाँ तक कि कैदियों की मुनासिब खुराक भी उन्हें नहीं मिल रही थी और ना ही उनके घर वालों से उन्हें मिलवाने का कोई ख़ास इंतज़ाम था। कैदियों को इंसानों की तरह नहीं बल्कि भेड़ बकरियों की तरह रखा गया था। एक एक जेल में 12-12 औरतें बंद थीं। मेरी पोस्टिंग को 15 दिन हो गए थे और ये 15 दिन मैंने इस कदर मसरूफ़ गुजारे थे कि मुझे सर खुजाने की भी फुर्सत नहीं मिलती थी। और आज भी मैं इस कदर थक गई थी कि मेरे जहन से निकल ही गया था कि आज मेरे एक लौते बेटे की सालगिरह है। और जब मैं घर लौटी तो मेरा बेटा मेरा इंतज़ार में बैठा था। उसके चेहरे पर नाराज़गी के तासुरात मौजूद थे, इसलिए मैंने उसे प्यार से गोद में उठाया और सॉरी कह के कि इतनी लेट हो गई हूँ। मेरी सास, शौहर और बेटा अच्छी तरह मेरी नौकरी से वाकिफ़ थे, इसलिए कोई भी ज़्यादा देर मुझसे खफा नहीं रहता था। मेरा बेटा भी जल्दी मान गया और हमने बहुत अच्छी तरह उसकी सालगिरह मनाई। मेरा बेटा हादी मेरा इकलौता बेटा था जो बहुत ही मन्नतों मुरादों के बाद पैदा हुआ था, इसलिए उसमें मेरी जान बसती थी। मैं अपनी नौकरी में कितनी भी मसरूफ़ क्यों ना हूँ, हादी के लिए हमेशा वक्त निकाल लिया करती थी। आज भी बहुत ज़्यादा थके हुए होने के बावजूद मैंने बहुत शानदार तरीके से उसकी सालगिरह मनाई थी। रात को थकी हारी जब मैं सोने के लिए लेटी तो अचानक ही मेरे जहन में उस औरत का चेहरा चला आया जिससे मैं सुबह सुबह मिलकर आई थी। मैं उसी को सोच रही थी कि मेरे शौहर इबाद कहने लगे कि क्या बात है, सारी रात इस पहर भी आपके पास हमारे लिए वक्त नहीं है। इबाद की बात पर मैं मुस्कुरा उठी। ये सच था कि मैं उन्हें बहुत कम वक्त देती थी और वो बहुत अच्छी तरह मेरे काम की नौयत को समझते थे। इबाद कहने लगे कि इतने सालों में हम सिर्फ एक बेटे के माँ बाप हैं, मुझे लगता है कि हमारे और भी बच्चे होने चाहिए। इबाद की बात सुनकर मैं चौंक गई थी। मैं अच्छी तरह जानती थी कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन उस वक्त मेरे दिमाग में कैदी नंबर 248 शबाना लियाकत चल रही थी। इसलिए मैंने छूटते ही इबाद से पूछा कि कोई औरत बगैर मर्द के भी हामला हो सकती है। मेरी बात सुनकर इबाद चौंक गए और कहने लगे कि नहीं, ये कैसे मुमकिन है कि अकेली औरत हामला हो जाए। इंसान तो क्या, जानवरों को भी औलाद के लिए अपने साथी की ज़रूरत होती है, लेकिन तुम क्यों इस वक्त ये सवाल कर रही हो? मैंने मुस्कुराकर बात टाल दी। मैं इबाद को अपनी जेल से मुतल्लिक ज़्यादा बातें नहीं बताया करती थी। मेरी आदत थी कि मैं अपनी ज़ाती ज़िंदगी और काम वाली ज़िंदगी को अलग अलग रखती थी। कुछ ही देर में इबाद की बाहों में मुझे सुकून आ गया था और मैं सारे दिन की थकन और शबाना को भुलाकर इबाद के साथ खूबसूरत लम्हात गुजारने लगी थी। हादी मेरा और इबाद का इकलौता बेटा था जिसे पैदा करने के लिए मैंने बहुत जतन किए थे। हमल था कि ठहरता ही नहीं था। पता नहीं कितने इलाज और कितनी दुआओं के बाद हादी मेरे गोद में आया था। और एक शब्बो थी जो बगैर मर्द के ही बच्चे पैदा किए जा रही थी। अगली सुबह उठते ही मैंने इस केस पे काम करना शुरू कर दिया था। मैं इतनी खामोशी से जेल के अंदर एक कैदी को किसी गलत हरकत में मुलविस नहीं देख सकती थी। मुझे यकीन था कि शबाना सबकी नज़रों में धूल झोंक कर गैर मर्दों के साथ ताल्लुक़ बनाती है और मुझे यही राज जानना था कि आखिर वो किस तरह इतने लोगों को चकमा दे सकती है। लेकिन इससे पहले मुझे उसका माजी टटोलना था। वो एक भयानक जुर्म की सज़ा काट रही थी जिसका तस्वुर भी नहीं किया जा सकता था। आज से 10 साल पहले उसने अपने बाप को छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर दिया था और उन टुकड़ों से
सालन पकाकर मोहल्ले वालों को बांट दिया था। कुछ लोगों को शक हुआ और उन्होंने पुलिस को इत्तला कर दी और इस तरह शबाना गिरफ्तार हुई और उसने खुद अपना जुर्म अपने मुंह से कबूल किया था कि उसने अपने 60 साला बाप को पहले नींद की गोलियां खिलाई थीं और उसके बाद बड़ी बेदर्दी से आरी के जरिए टुकड़ों में तब्दील किया था। कोई बेटी अपने ही सगे बाप के साथ कैसे इस तरह कर सकती थी? यही जानने के लिए उस मोहल्ले तक मैं पहुंच गई जहां शबाना रिहाइश पजीर थी और वहां जाकर मालूमात हासिल करने में जो कुछ पता चला उसने मुझे चौंका कर रख दिया। शबाना का बाप एक शराबी आदमी था और हर वक्त शराब के नशे में धुत रहता था और उसी नशे में वो अपनी बीवी यानी शबाना की माँ को मारने से भी गुरेज नहीं करता था और उसी के जुल्म सितम से तंग आकर शबाना की माँ ने खुदकुशी कर ली थी। उस वक्त शबाना सिर्फ 15 साल की थी। शबाना की माँ खुद तो इस दुनिया से चली गई लेकिन शबाना को उसके बाप के रहम करम पर छोड़ गई। शबाना के बाप ने अपनी जवान 15 साल की बेटी को अपने नशे की भेंट चढ़ा दिया और जब भी उसके पास नशे के पैसे ना होते तो वो शबाना को भीख मांगने पर मजबूर कर देता और जब शबाना ने उस अमल के लिए इनकार किया तो फिर मोहल्ले वालों ने देखा कि शबाना के घर रंग बिरंगे मर्द आने लगे। वो मर्द क्यों आते थे और उनका शबाना या उसके बाप से क्या ताल्लुक था ये कोई नहीं जानता था। और फिर एक दिन जब शबाना ने सारे मोहल्ले को कोरमा पकाकर तकसीम किया तो कुछ मोहल्ले वालों को शक हो गया कि ये गोश्त इंसानी गोश्त है और इसीलिए पुलिस वालों को इत्तला की गई और पता चला कि शबाना ने तो अपने बाप को ही आरी से काट कर उसके गोश्त का कोरमा बनाकर बांट दिया है। उसी रोज़ वो गिरफ्तार हो गई और उसने इस बात का इतराफ़ भी किया और अदालत उसे उम्र कैद की सज़ा कर गई। कोई नहीं जानता था कि शबाना ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया था और उन मर्दों का शबाना या उसके बाप से क्या लेना देना था। शबाना ने कैसे अपने बाप को काटा था, एक 16-17 साल की लड़की कैसे सफाकी की इंतहा को छू गई थी। ना ही शबाना का कोई रिश्तेदार था ना ही कोई जानने वाला, इसीलिए किसी मोहल्ले वाले को भी खबर ना हुई कि शबाना अब कहाँ है, किस जेल में है और उसे क्या सज़ा हुई है। शबाना का माजी भी उतना ही उलझा हुआ था जितना कि उसका हाल, और अब एक वही थी जो मुझे हर बात तफसील से और सच बता सकती थी, लेकिन उसकी चुपती हुई हंसी मेरे कानों के पर्दों को फाड़ने लगती थी। मैं सारी मालूमात हासिल करके जब जेल पहुंची तो मुझे पता चला कि शबाना की तबीयत ठीक नहीं है। उसके चेकअप के लिए जेल की डॉक्टर आई हुई थी और मैं भी वहीं पहुंच गई। मैंने बातों बातों में उस डॉक्टर से पूछा कि शबाना के बच्चों की डिलीवरी किसने की है, तो उसने कहा कि वो यहाँ की एक डॉक्टर है और उसी ने शबाना के हर बच्चे को पैदा करवाया है। शबाना के पास हमेशा जुड़वा और सेहतमंद बच्चे पैदा होते थे। मैंने डॉक्टर से पूछा तो फिर शबाना के बच्चे कहाँ हैं, क्या उन्हें सरकारी इदारे में भेज दिया गया है? मेरी बात सुनकर उस डॉक्टर ने ला इल्मी का इजहार किया और कहने लगी कि उसे कुछ इल्म नहीं है। मैंने पुरानी जेलर से भी शबाना के हवाले से बात करने का राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन मेरा उससे राब्ता नहीं हो सका था। उसे कहीं दूर किसी छोटे से इलाके में ट्रांसफ़र करके भेज दिया था। अब मुझे शबाना की तबीयत के ठीक होने का इंतज़ार करना था, क्योंकि उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी। कॉल कोठरी के घुटनज़दा माहौल में एक हामला औरत का रहना बहुत ही मुश्किल था और शबाना तो पिछले 7 सालों से हमल जैसे अमल से गुजर रही थी। तकरीबन 2 दिन बाद शबाना की तबीयत में काफ़ी सुधार आ गया तो मैंने उसे अपने ऑफिस में बुलवाया और उससे पहले जूस पिलाया ताकि उसकी तबीयत मज़ीद बेहतर हो जाए। शबाना ने खामोशी से जूस पी लिया तो मैंने उसे कहा कि मैं उसकी मदद करना चाहती हूँ और मैं उसे यहाँ से आज़ादी दिलवा सकती हूँ अगर वो मुझे अपनी बारे में हर बात सच बता दे, तो मैं उसकी सज़ा में बहुत हद तक कमी भी करवा सकती हूँ। शबाना ने अजीब सी नज़रों से मुझे देखा और कहने लगी कि वो जेल की 4 दीवारी से बाहर जाना ही नहीं चाहती, क्योंकि बाहर की दुनिया में उसके लिए कुछ भी बाकी नहीं बचा है। मैंने मुस्कुराकर शबाना से कहा कि उसके बच्चे उसके मुंतज़िर होंगे और जिन बच्चों को वो जन्म देने वाली है वो उन बच्चों के साथ भी अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजार सकती है और उन बच्चों का कोई ना कोई बाप भी होगा जो उसे एक बेहतर ज़िंदगी देगा, जो उसे जेल में भी हासिल नहीं हो सकती। शबाना ने नम आंखों से मेरी तरफ देखा और कहने लगी कि आपको मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं आता?
میرے بچوں کا کوئی باپ نہیں ہے، میں کسی کو نہیں جانتی، اور مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم کہ میرے بچے کہاں ہیں، کس حال میں ہیں، نہ ہی مجھے کچھ علم ہے کہ میں حاملہ کس طرح ہوتی ہوں۔ بس مجھے اتنی خبر ہے کہ میرے بچوں کو مجھ سے جدا کر دیا جاتا ہے اور میں اپنے ہر بچے کی یاد میں تڑپتی رہتی ہوں۔ آج شبانہ پہلے کی طرح ہنس نہیں رہی تھی، بلکہ شدید بیماری کے اثر نے اسے دکھی کر دیا تھا۔ اس کی بات پر میں باقی حیران ہو گئی تھی، کیونکہ اس کا لہجہ مجھے اس کی بات پر یقین کرنے پر مجبور کر رہا تھا۔ میں نے جب اس سے دوبارہ پوچھا کہ کیا تم سچ نہیں جانتی ہو کہ تم حاملہ کیسے ہوتی ہو، تو اس نے انکار میں سر ہلا دیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو گر رہے تھے اور وہ اپنی ماضی کی داستان مجھے سنا رہی تھی، جسے سن کر میرے بھی آنسو بہنے لگے تھے۔ میں لاکھ سخت مزاج سہی، لیکن ایک انسان تھی اور اس کی داستان نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ شبانہ نے مجھے بتایا کہ اس کے باپ نے اپنے نشے کی لت کو پورا کرنے کے لیے اسے فروخت کرنا شروع کر دیا تھا، اور وہ اپنے گھر کی چار دیواری میں ہر روز پامال ہونے لگی تھی، اور جب ظلم حد سے بڑھا تو اس نے تنگ آ کر اپنے باپ کو بری طرح قتل کر دیا۔ اسے اپنے اس گناہ پر کوئی پچھتاوا نہیں تھا، کیونکہ اس نے اپنے باپ کے جسم کے جتنے ٹکڑے کیے تھے اس سے کہیں زیادہ زخم اس کے باپ کی وجہ سے اسے ملے تھے۔ وہ سزا کاٹنے کے لیے جیل چلی آئی، لیکن یہاں آنے کے 6 مہینے بعد اسے پتہ چلا کہ وہ تو حاملہ ہے۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ یہ عمل اسے جیل میں آنے کے بعد ہی ٹھہرا ہے، اور یہ بچہ کس کا تھا، اس کے شکم میں کب آیا، اسے معلوم نہیں تھا۔ اور پھر اس نے 14 بچوں کو اسی طرح جنم دیا، اور ایک دفعہ پھر اب وہ حاملہ تھی۔ اس کی کہانی سن کر مجھے اتنا تو سمجھ آ گیا تھا کہ وہ ایک بے قصور لڑکی ہے، لیکن پھر قصور کس کا تھا؟ اور یہی بات جاننے کے لیے جب میں نے جیل میں تفتیش شروع کی اور اپنے ہی ملازمین سے تفتیش کا آغاز کیا، تو ایک ایسا بھیانک سچ میرے سامنے آیا کہ میری جان نکل گئی۔ مجھ سے پہلے جو جیلر یہاں موجود تھی وہ یہاں کی ڈاکٹر کے ساتھ ملی ہوئی تھی، اور ہر مہینے قیدیوں کا جو چیک اپ ہوتا تھا اسی دوران اس نے شبوں کے اندر کسی مرد کے جراثیم منتقل کیے تھے، اور اس سے بچہ پیدا کروا کر انہیں اسے فروخت کر دیا جاتا تھا۔ وہ جیلر اسی طرح کی سرگرمیوں میں ملوث تھی اور اچھی طرح جانتی تھی کہ کون کون سے قیدیوں سے ملاقات کے لیے ان کے گھر والے نہیں آتے تھے، اور انہی قیدی عورتوں کو اپنے مقصد کے لیے وہ استعمال کرتی اور غلط کام کر کے پیسہ بناتی تھی۔ جب وہ واقعی مظلوم تھی اور اس نے کسی کے ساتھ ہم بستری نہیں کی تھی، وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ کیسے اتنے بچوں کی ماں بن گئی۔ میں نے جس جیلر کے خلاف کمپلینٹ فارورڈ کر دی تھی اور شبوں کی سزا کو بھی کم کروا دیا تھا، اب کچھ دن باقی ہیں اور پھر اس کے بعد وہ آزاد ہو جائے گی۔ میں نے اسے یقین دلایا ہے کہ میں اسے اپنے گھر رکھ لوں گی اور اسے ایک اچھی زندگی دوں گی۔ وہ میرے گھر رہ کر میری لیے عزت کے ساتھ کام کر سکتی ہے۔ یہ سن کر وہ بہت خوش ہوئی تھی، اور اب جو بچے پیدا ہونے والے تھے ان پر بھی شبوں کا ہی حق تھا۔ میں اب اس کو ان بچوں سے جدا نہیں کر سکتی تھی۔ کیا آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ مجھ سے پہلے والی جیلر کو اس کی اس بھیانک جرم پر کوئی سزا ہوگی، یا پھر وہ اپنی وردی کی وجہ سے قانون کی گرفت سے بچ جائے گی؟ کیا آپ لوگوں کو جیل کی زندگی کے بھیانک حقائق کا کچھ علم ہے؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور